दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में 1100 रुपये प्रति माह की दर से लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद तबकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना हमारी सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमने पिछली सरकार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपये प्रति माह किया था। हम 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों, सभी विधवाओं एवं निःशक्तजनों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का लाभ देते हैं। सभी लाभुकों को यह राशि हर माह निश्चित समय पर प्राप्त हो, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के सुअवसर पर इन योजनाओं के 94 लाख से अधिक लाभुकों को 1100 रुपये प्रति माह की दर से आज हम लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि उनके खाते में भेज रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के लाखों रैयतों से जुड़े भूमि अभिलेखों के सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु 11 जून से 17 जून 2026 तक राज्य भर के अंचलों में विशेष अभियान चलाकर निष्पादित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया था। इस दौरान राज्य के सभी हलकों में शिविर लगाकर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण इनहेरिटेंस म्यूटेशन तथा बंटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो राज्य में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष 15 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 12 साल बेमिसाल अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना के कुम्हरार के विधायक संजय गुप्ता ने बुधवार को पटना के प्रसिद्ध पंच शिव मंदिर में सुंदरकांड पाठ, हवन, पूजा अर्चना एवं हनुमान चालीसा का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 12 वर्ष 15 दिन तक देश का नेतृत्व करते हुए भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास, सुशासन, जन कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। उनके नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है और आज विश्व मंच पर भारत की आवाज को गंभीरता से सुना और सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो बुधवार को सामने आया है, जिसमें वो पटना की सड़कों पर एक वाहन में बिना किसी पुलिस सुरक्षा और एस्कॉर्ट के घूमते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना लौटे थे और अब उनका ये वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लालू यादव अकेले वाहन में सफर कर रहे हैं और उनके साथ न तो सुरक्षा कर्मियों का काफिला है और न ही पुलिस एस्कॉर्ट। ये स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में लालू परिवार ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया था। कभी सूखे और पानी की किल्लत से जूझने वाले इलाके में अब खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंच रहा है, जिससे किसानों की परेशानी काफी हद तक दूर हो गई है। गया जिले में स्थित ढाढ़र सिंचाई परियोजना आज लाखों किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गया के फतेहपुर प्रखंड के सोहजना दोनैया में बने बैराज के जरिए गया, नवादा और जहानाबाद जिलों के हजारों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। हालांकि इसकी कहानी कई दशक पुरानी है।
इस परियोजना की परिकल्पना 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुई थी, जब क्षेत्र में बार बार पड़ने वाले सूखे ने किसानों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया था। पटना, वाराणसी, औरंगाबाद NH2 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड ने बिहार के सासाराम टोल प्लाजा पर 200 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्पेन की वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रोडीज द्वारा स्थापित सोलर प्लांट परियोजना तकनीकी और कमीशनिंग प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 28 मई 2026 में ट्रायल के बाद परिचालन में आ चुका है। टोल प्लाजा के संचालन के लिए स्थापित इस संयंत्र से प्रतिवर्ष लगभग 2.92 लाख यूनिट नवीकरणीय बिजली उत्पादन होने का अनुमान है। इससे हर साल करीब 239 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्लांट में बाई डायरेक्शनल नेट मीटरिंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे अतिरिक्त बिजली स्थानीय विद्युत ग्रिड में वापस भेजी जा सकेगी। नवादा के स्टेशन रोड पर स्थित एक 4 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दुकान से धुआं निकलने लगा, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख होने का अनुमान है। सूचना मिलने पर 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में आग लगने से आसपास के घरों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक नामक इस दुकान से धुआं निकल रहा था। दुकान मालिक और स्थानीय लोग अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन दमकल कर्मियों को इसकी सूचना नहीं दी गई। दमकल कर्मी स्टेशन रोड से गुजरते समय आग देखकर घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को सूचित किया। शादी की तमाम रस्में पूरी होने के कुछ घंटों बाद ही नवविवाहिता अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ फरार हो गई। पीड़ित पक्ष का दावा है कि शादी से पहले ऑनलाइन 1,10,000 रुपये ट्रांसफर कराए गए थे और विवाह के दौरान दिए गए सोने चांदी के गहने भी दुल्हन अपने साथ लेकर चली गई। गया बेलागंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले संजय पटवा अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ सोमवार की रात दरियापुर गांव पहुंचे थे। पूरे रीति रिवाज, मंत्रोच्चार और विधि विधान के बीच विवाह संपन्न हुआ। रात भर शादी की रस्में चलती रहीं और मंगलवार सुबह विदाई की तैयारी की जानी थी। परिवार में खुशियों का माहौल था और नई जिंदगी के सपने सजाए जा रहे थे। सुपौल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। बिहार सरकार द्वारा जरूरतमंदों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्यव्यापी स्तर पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कुल 94,29,698 लाभार्थियों के खातों में 1,100 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से 1,096 करोड़ 44,46,000 रुपये का अंतरण किया। इस महाअभियान के तहत सुपौल जिले के 2,37,378 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 27 करोड़ 23,42,600 रुपये की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर की गई। सुपौल, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का रिकॉर्ड बनाने वाले नरेंद्र मोदी के दीर्घायु जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए बुधवार को सुपौल में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध गायत्री शक्तिपीठ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री के लिए पूजा अर्चना की। इस मौके पर उपस्थित नेताओं ने देश के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान की सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बुधवार को बिहार भवन, नई दिल्ली में गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट चंदू थोटा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2026 के अंतर्गत गूगल को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया। दोनों पक्षों ने बिहार के डिजिटल विकास को गति देने के लिए एक सुदृढ़ साझेदारी की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। पटना, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित राजनेता बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली की सबसे बड़ी कुंजी उनका जनसेवा का भाव है। उन्होंने सत्ता को महज अधिकार का साधन न मानकर उसे सेवा के माध्यम के रूप में स्थापित किया है।
विनम्रता, अटूट समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के बल पर प्रधानमंत्री ने न केवल जनविश्वास का नया इतिहास रचा है, बल्कि अच्छी नीति पर आधारित राजनीति की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी सराहना आज पूरी दुनिया में हो रही है। पटना वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पटना सुधा डेयरी द्वारा आज एक गरिमामयी और भावुक समारोह में दुग्ध उत्पादकों एवं पशुपालकों के कल्याणार्थ समर्पित जन कल्याण कोष सह योजना का उद्घाटन और सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन दशरथ मांझी सभागार पटना में किया गया। इस विशेष कल्याणकारी योजना के माध्यम से दुग्ध संघ ने अपने सदस्य, किसानों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी सामाजिक और सहकारी प्रतिबद्धता को धरातल पर उतारा है। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों के 50,000 से अधिक शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और करीब इतने ही पेंशनधारकों का मार्च महीने से वेतन और पेंशन बकाया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन व मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान एनडीए सरकार रोकी गई इस राशि का अविलंब भुगतान करे ताकि इन कर्मियों के सामने खड़ा हुआ जीविकोपार्जन का संकट दूर हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कड़े शब्दों में कहा कि वर्तमान सरकार की नीयत पूरी तरह से साफ नहीं है। एक तरफ तो सूबे के शिक्षा मंत्री रोज शिक्षा विभाग में सुधार के नाम पर नए नए नियमों की घोषणा कर रहे हैं और शिक्षकों व कर्मियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आजीविका को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। सरकार को खाली खजाने के सहारे केवल लोकलुभावन वादे करने के बजाय हर साल पैदा होने वाली वेतन पेंशन की तंगी की समस्या का एक उचित नियमावली बनाकर स्थायी निदान ढूंढना चाहिए। औरंगाबाद नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने आज औरंगाबाद अतिथि गृह में एक भव्य जनता दरबार का आयोजन किया। इस जनता दरबार में नवीनगर निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से आए सैकड़ों आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। लोगों ने सीधे विधायक से मिलकर अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसके बाद विधायक ने कई मामलों का मौके पर ही निपटारा करने के प्रयास किए। जनता दरबार के सफल समापन के बाद मीडिया कर्मियों और पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक चेतन आनंद ने अपनी इस अनूठी पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो हर महीने अनिवार्य रूप से 2 दिन औरंगाबाद अतिथि गृह में विशेष रूप से रुकते हैं और सिर्फ जनता की समस्याएं सुनते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य प्रयास यही रहता है कि मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बात कर जन समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। कटिहार बिहार के कटिहार जिले के रौतरा गांव से एक बेहद दिलचस्प और गौरवशाली खबर सामने आ रही है। यहां के रहने वाले मैंगो मैन के नाम से मशहूर कालिदास बनर्जी के अथक प्रयासों से अब कटिहार का आम देश भर में खास बन चुका है। रौतरा गांव में लगभग 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला ये बगीचा सीमांचल का सबसे बड़ा आम का बगीचा माना जाता है। इस बगीचे के आमों की खुशबू और मिठास अब सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और गुजरात जैसे बड़े राज्यों तक अपनी खास पहचान बना चुकी है। कालिदास बनर्जी को आम की बागवानी और नई किस्में तैयार करने का हुनर विरासत में मिला है। उन्होंने बचपन से ही अपने पिता के साथ रहकर आम की ग्राफ्टिंग कलम बांधने की तकनीक सीखी। पिता से मिले इस पारंपरिक ज्ञान और अपने कड़े अनुभव के दम पर उन्होंने आम की कई नई और अनूठी वैरायटियों किस्मों का इजाद किया है। आज उनकी इसी विशेषज्ञता के कारण पूरा इलाका उन्हें आदर से मैंगो मैन कहकर पुकारता है। पटना बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने कहा है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव पासी केवल एक शासक नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के अद्वितीय प्रतीक थे। बुधवार को पटना के विद्यापति भवन में महाराजा सुहेलदेव पासी के विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। उन्होंने रेखांकित किया कि लगभग 900 वर्ष पूर्व महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटाते हुए देश की अस्मिता की रक्षा की थी और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का महान संदेश दिया था। पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्यों का हवाला देते हुए देशवासियों को एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज जब भारत आर्थिक, सामरिक और वैश्विक मोर्चे पर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब कुछ ताकतें देश को अंदरूनी और बाहरी रूप से कमजोर करने के कुत्सित प्रयासों में जुटी हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महाराजा सुहेलदेव का गौरवशाली जीवन हमें राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण, देश प्रेम और सर्वोच्च त्याग करने की महती प्रेरणा देता है। सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा प्रखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक पहल की गई है।
यहां निर्माणाधीन नए अत्याधुनिक प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का स्थानीय विधायक सह सत्ता पक्ष के सचेतक रामविलास कामत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति, ईंट बालू की गुणवत्ता और तय समय सीमा की बिंदुवार समीक्षा की। विधायक ने मौके पर मौजूद भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों और संवेदक को पूरी पारदर्शिता बरतने तथा कार्य में तेजी लाने के कड़े दिशा निर्देश दिए। पिपरा के आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से कुल 13.25 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से इस भव्य सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस पूरी परियोजना का टेंडर MSKD कंपनी को सौंपा गया है। निर्माण एजेंसी ने तय कार्य योजना के तहत बीती 15 अप्रैल 2026 से धरातल पर काम शुरू कर दिया है, जिसे आगामी 12 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2027 तक हर हाल में पूरा करने का वैधानिक लक्ष्य रखा गया है। पटना। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दागी राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई या कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि कई जिलों में अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही प्रभावित हो रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिलावार समीक्षा के क्रम में 11वें दिन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी जिलों के राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय डिजिटल बैठक में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्हें जमीनी स्तर पर सुधार के कड़े निर्देश दिए गए। पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने राष्ट्रीय जनता दल के बोधगया विधायक एवं पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत द्वारा एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके वक्तव्य ने राजद की पूरी राजनीतिक विरासत और कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। शरण ने कहा कि कुमार सर्वजीत ने स्वयं स्वीकार किया है कि राजद की पहचान एक लठैत पार्टी के रूप में रही है तथा लालू प्रसाद यादव के शासन मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि चरवाहा विद्यालय था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि संजय यादव ने इस लठैत पार्टी को हाईटेक बनाने का काम किया। ये टिप्पणी किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, बल्कि राजद के अपने वरिष्ठ नेता की है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। पटना। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बीजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार में बैंकों के प्रदर्शन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर सहमति प्रदान की है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए 5 सूत्रीय सख्त रणनीतिक अनुशंसाएं भी की गई हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की न केवल कड़ी निगरानी की जाएगी, बल्कि अगले 6 महीनों में सुधार न दिखने पर उनके सरकारी डिपॉजिट पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के लाखों रैयतों से जुड़े भूमि अभिलेखों के सुधार, उत्तराधिकार, नामांतरण और बंटवारा आधारित नाम परिवर्तन के मामलों के तत्काल निष्पादन के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए 11 से 17 जून 2026 तक राज्य भर के अंचलों में विशेष अभियान चलाकर निष्पादित किए जाएंगे। पुराना सचिवालय स्थित मुख्य सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया था। इस दौरान राज्य के सभी हलकों में शिविर लगाकर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण तथा बंटवारा आधारित नामांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो राज्य में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, संधारण और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिले के विभिन्न थानों में 2 वर्षों से अधिक समय से जमे 88 पुलिस पदाधिकारियों, सब इंस्पेक्टर और एएसआई का एक साथ सामूहिक तबादला कर दिया है। एसपी के इस अचानक और कड़े कदम से पूरे जिला पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया कि इस व्यापक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाना और पुलिसिया कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ बनाना है। तबादला किए गए सभी 88 अधिकारियों को एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल के थानों में स्थानांतरित किया गया है ताकि थानों की आंतरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सके। पटना। बिहार के न्यायिक गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने के लिए 7 नए जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में भारत सरकार के विधि तथा न्याय मंत्रालय द्वारा 10 जून 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नई नियुक्ति के साथ ही पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जारी अधिसूचना के अनुसार पटना हाईकोर्ट में 3 नियमित जज और 4 एडिशनल अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए हैं। अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राजकुमार को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पटना हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया है। वहीं अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजिश कुमार व अधिवक्ता आलोक कुमार को पदभार ग्रहण की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के लिए एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया गया है। पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई केस को एडीजे 33 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां गुरुवार को सुनवाई होगी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत से मंगलवार को रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपितों पर खान ग्लोबल स्टडीज में घुसकर गार्ड को खींचकर मारपीट करने और जख्मी करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने रोशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 3 जून को जेल भेजा है। वहीं हत्या के प्रयास एवं हथियार के अवैध इस्तेमाल मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने जेल में बंद खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सरुर्फ फैजल खान के सुरक्षाकर्मी प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। दोनों आरोपितों के अधिवक्ता अरविंद कुमार मोवार ने बताया कि अगली सुनवाई 11 जून को होगी। पटना। राजधानी जलाशय को इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्द ही काम शुरू कर निर्माण अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। परियोजना के तहत जलाशय के सौंदर्यीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संवेदनशील जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना पार्क प्रमंडल के डीएफओ पीयूष बरनवाल ने बताया कि राजधानी जलाशय को जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके तहत जलाशय के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसे प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पक्षियों की संख्या और विविधता में वृद्धि हो सके। इंटरप्रिटेशन सेंटर में बच्चों और पर्यटकों को जंगल, आर्द्र भूमि, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहां आने वाले लोग स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों, उनके आवास और जीवन चक्र को करीब से समझ सकेंगे। राजधानी जलाशय में वर्तमान में लगभग 35 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें लेसर व्हिस्लिंग डक, कामन मुरहेन, कामन कूट, गढ़वाल और काम डक जैसी आकर्षक प्रजातियां प्रमुख हैं। पटना। मौसम का तेवर बदलने के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी और गर्म दिन से राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम बिहार और इसके आसपास के इलाकों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने के साथ प्रदेश का मौसम अगले 24 घंटे के दौरान करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 24 घंटे के दौरान राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 33 जिलों में आंधी पानी की स्थिति बने रहने की संभावना है। पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज 79 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर लालू प्रसाद यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ जन्मदिन का केक काटा। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने एक्स पर इस खास पल की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में राबड़ी देवी पति लालू प्रसाद यादव को केक खिलाते हुए दिख रही हैं। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता के जन्मदिन पर भावुक पोस्ट लिखते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज आपके जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर मैं दिल से कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपका पुत्र होने का अवसर मिला। आपने मुझे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और फोटो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की को अवैध हथियार के साथ हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान खगौल निवासी के रूप में हुई है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें एक लड़की के पास हथियार दिखाई दे रहा था। वीडियो के आधार पर नौबतपुर थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के क्रम में पता चला कि लड़की नौबतपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में मौजूद है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाबूपुर से उसे अवैध हथियार के साथ पकड़ लिया। मोकामा प्रखंड में गंगा नदी में मोटर चालित यात्री नावों के निबंधन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को मोटरयान निरीक्षक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने बड़ी नावों की नापी की। मोकामा में कुल 11 बड़ी नावों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई मापी गई। जिला मोटरयान निरीक्षक दिलीप कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने प्रखंड ब्लॉक घाट पर 7, कसहा दियारा में 1 और मोकामा के अन्य क्षेत्रों में 3 बड़ी नावों की जांच की। मोटरयान निरीक्षक दिलीप कुमार ने बताया कि सभी नावें गंगा नदी में परिचालन के योग्य पाई गई हैं। मोकामा अंचलाधिकारी सीओ के स्तर से निबंधन के दस्तावेज विधिवत रूप से भेजे जाने पर इन सभी 11 नावों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। पटना राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर तंज कसा है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जनता दल यूनाइटेड नेता को निश्चित रूप से एक इंजीनियर बना देंगे। बता दें कि गुरुवार को ही विधान परिषद के सदस्य चुने गए निशांत कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में यह जानकारी दी है कि उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से साल 2001 तक 8 में से 5 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी की थी। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपने पिता की तरह ही एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट माना जाता रहा था। निशांत की पढ़ाई लिखाई से जुड़े सवाल पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, मुझे बिहार के शिक्षा मंत्री पर पूरा भरोसा है कि वे निशांत जी को इंजीनियर बना देंगे। जब एक व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है तो दूसरा निश्चित तौर पर इंजीनियर भी बन सकता है। पटना मानसून की दस्तक और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना को वैशाली और सारण के दियारा क्षेत्रों से जोड़ने वाले तीनों प्रमुख पीपा पुलों पर 15 जून की मध्य रात्रि से यातायात बंद कर दिया। यातायात राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बाढ़ और तेज धारा की आशंका के मद्देनजर पुलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार कच्ची दरगाह रुस्तमपुर पीपा पुल, ग्यासपुर कालादियारा पीपा पुल तथा दानापुर पानापुर पीपा पुल पर 15 जून की रात के बाद वाहनों और लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद हो जाएगा। पूर्णिया बायसी के डीएसपी जितेंद्र पांडेय के निर्देश की सीमा बायसी के थानेदार पुलिस निरीक्षक शिव कुमार लांघ गए। ये मामला सामने आने के बाद अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बायसी डीएसपी के आदेश को नहीं मानने के मामले में पूर्णिया के आईजी विवेकानंद ने बायसी के थाना अध्यक्ष से इस बात का स्पष्टीकरण पूछा है कि आखिर क्यों नहीं घोर अनुशासनहीनता के आरोप में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताया जाता है कि आईजी विवेकानंद बायसी एसडीपीओ कार्यालय की समीक्षा के लिए 8 जून को बायसी पहुंचे थे। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि बायसी डीएसपी जितेंद्र पांडेय द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाई गई अपराध गोष्ठी में बायसी के थाना अध्यक्ष बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। पटना राज्य सरकार ने पत्थर और स्टोन डस्ट की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया है। पहले जहां पत्थर पर 150 रुपए प्रति घन मीटर और स्टोन डस्ट पर 30 रुपए प्रति घन मीटर की रॉयल्टी लगती थी, वहीं संशोधित नियमावली 2026 के प्राविधानों के अनुसार अब दोनों खनिजों के लिए समान दर 500 रुपए प्रति घन मीटर निर्धारित की गई है। विभाग का कहना है संशोधित दरें जल्द ही लागू हो जाएंगी। विभाग इसकी अधिसूचना जल्द जारी करेगा। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार के अनुसार अनुमान है कि इस संशोधन से राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही नई दरें खनिज संसाधनों के सही मूल्यांकन, अवैध खनन पर कड़ी निगरानी और खनन गतिविधियों के बेहतर नियमन में सहायक साबित होंगी। जयपुर बांका ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को अब बड़ा झटका लगा है। नई व्यवस्था के तहत उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 1 वर्ष में मिलने वाली सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। इससे जिले के 2,83,182 लाभुक प्रभावित होंगे। पहले लाभुकों को 9 सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब केवल 4 सिलेंडरों पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी, यानी प्रत्येक उपभोक्ता को सालाना 5 सिलेंडरों की सब्सिडी का नुकसान होगा। यदि कोई परिवार पहले 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर का लाभ लेता था तो अब उसे 5 सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदने पड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।